Hi everyone, welcome to Mera Physio, a pan-India chain of physiotherapy clinics. इस वीडियो में आज हम बात करेंगे ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं लंग्स क्या होते हैं और लंग्स के क्या-क्या पार्ट होते हैं। लंग्स पिरामिड शेप के होते हैं और पेयर ऑफ लंग्स हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, यानी दो लंग्स होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। जो हमारे लंग्स हैं वो ट्रैकिया से कनेक्टेड होते हैं, जहां लेफ्ट को लेफ्ट ब्रोंकाई से कनेक्ट करते हैं एंड राइट को राइट ब्रोंकाई से कनेक्ट करते हैं। लंग्स के निचले हिस्से में सबसे नीचे एक डायफ्राम होता है। डायफ्राम एक फ्लैट और डोम शेप्ड मसल होती है जो लंग्स और थोरेसिक कैविटी में के बेस में प्रेजेंट होती है। लंग्स हमारे प्लूरल कैविटी में होता है और जो राइट लंग है वो हमारा छोटा होता है, बट उसमें वॉल्यूम ज्यादा आता है एज कंपेयर टू लेफ्ट लंग। लेफ्ट लंग में एक छोटा सा स्पेस होता है जिसे कार्डियक नॉच कहा जाता है, जहां हार्ट के लिए स्पेस होता है। हमारे लंग्स में कई तरह के छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं या यूनिट होते हैं, जैसे जिन्हें हम लोब्स कहते हैं। इन लोब्स को आपस में डिवाइड करने वाले जो सेगमेंट होते हैं उन्हें हम फिशर्स कहते हैं। राइट लंग में तीन लोब होते हैं, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर। वहीं लेफ्ट लंग में दो लोब्स होते हैं, सुपीरियर एंड इंफीरियर। क्योंकि लेफ्ट लंग में सिर्फ दो लोब्स हैं, वहाँ जो वॉल्यूम होता है वो कम होता है राइट लंग्स कंपेयर में। अब इस पिक्चर को हम समझते हैं। राइट लंग में हमने जैसा अभी बात किया, तीन लोब्स होते हैं, सुपीरियर, मिडिल एंड इंफीरियर। यहाँ दो फिशर होते हैं जो सुपीरियर और मिडिल को डिवाइड करते हैं, मिडिल और इंफीरियर को आपस में डिवाइड करते हैं। जो फिशर सुपीरियर और मिडिल को डिवाइड करता है उसे हॉरिजॉन्टल फिशर कहते हैं, क्योंकि वो हॉरिजॉन्टल शेप का रहता है। जो फिशर मिडिल और इंफीरियर लोब को डिवाइड करता है वो ऑब्लिक फिशर कहलाता है। वहीं अगर हम लेफ्ट साइड में देखें तो सिर्फ दो लोब्स होते हैं, जिसे सुपीरियर और इंफीरियर लोब कहा जाता है। सुपीरियर और इंफीरियर लोब को डिवाइड करने वाला, उनके बीच में कंपार्टमेंट करने वाला जो फिशर होता है उसे ऑब्लिक फिशर कहते हैं। ये हुए हमारे लंग्स के लोब्स। हमारे लंग्स जो है वो मेनली हमारे नेजल कैविटी से नीचे आते हुए ट्रैकिया से कनेक्टेड रहते हैं। ट्रैकिया में कई तरह के सर्कुलर रिंग्स होते हैं जो उसे इंटैक्ट करते हैं, एक पर्टिकुलर पोजीशन में होल्ड करके रखते हैं। ट्रैकिया से लंग्स ब्रोंकाई से कनेक्टेड होते हैं, यानी राइट साइड का जो लंग्स है वो राइट ब्रोंकाई और जो लेफ्ट साइड का जो लंग्स है वो लेफ्ट ब्रोंकाई से कनेक्टेड होता है। पिछले स्लाइड में भी हमने बात किया कि लंग्स के निचले हिस्से में डायफ्राम होता है जो थोरेसिक कैविटी में, इंटायर थोरेसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है। जब भी इनहेलेशन या एक्सहेलेशन होता है उसी के साथ डायफ्राम का भी नीचे या ऊपर मूवमेंट होता है। ये पिक्चर हमारे पूरे लंग एनाटॉमी को समझाता है। तो आइए अब इसे समझते हैं।
पिछले फोटो में भी हमने बात किया कि लंग्स हमारे ट्रेकिया से कनेक्टेड होते हैं और हर लंग्स एक पर्टिकुलर ब्रोंकाई से कनेक्टेड होता है। जैसे राइट साइड का राइट ब्रोंकाई, लेफ्ट साइड का लेफ्ट ब्रोंकाई। जो हमारे लंग्स का टॉप मोस्ट पोजीशन होता है, पार्ट होता है, उसे एपेक्स कहते हैं। लंग्स के अंदर एक ट्री टाइप का ब्रोंकाइल नेटवर्क होता है, जिसे ब्रोंकाई होते हैं, ब्रोंकस होते हैं, ब्रोंकाई होते हैं, फिर छोटे 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 और सेगमेंट्स में डिवाइड होते जाते हैं। सबसे लास्ट में एल्वियोलाई प्रेजेंट होता है, जिसमें हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है ब्लड के साथ। सबसे निचले हिस्से में डायफ्राम होता है, जैसा हमने पिछले 2 स्लाइड्स में भी बात किया है इस बारे में। ब्रोंकाई प्राइमरी और सेकेंडरी ब्रोंकाइज में डिवाइड होते हैं। जब भी एयर ट्रैकिया के थ्रू आता है तो वो पहले ब्रोंकस में जाता है, फिर ब्रोंकाई में जाता है और फिर अलग अलग सेगमेंट्स में डिवाइड होते हुए एल्वियोलाई तक पहुंचता है, जहां ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट के एक्सचेंज प्रोसेस होते हैं ब्लड के साथ। हमारे लेफ्ट साइड के लंग में एक कार्डियक नॉच प्रेजेंट होती है, जो हमारे हार्ट को एक स्पेस देती है बॉडी में फिट होने के लिए। अब बात करते हैं लंग्स डिजीज के बारे में। जब भी कभी कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होते या रेस्पिरेटरी सिम्टम, जैसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो गया या नेजल कैविटी में कंजेशन हो गया, तब पेशेंट को किसी न किसी तरीके से लंग डिजीज से डायग्नोज किया जाता है। अब देखते हैं कुछ टाइप्स ऑफ लंग डिजीज। जैसे पहली लंग डिजीज है एयरवे डिजीजेस। एयरवे डिजीजेस में जो हमारे एयर ट्यूब्स होते हैं, उनमें नैरोइंग हो जाती है या उनका ब्लॉकेज हो जाता है। अगर कभी एयरवे में नैरो हो गए हैं या वहां के ट्यूब ब्लॉक्ड हो गए हैं या किसी कारणवश वो क्लॉग्ड हो गए हैं, तब ब्रीदिंग डिफिकल्टी बढ़ जाती है, जो कि अस्थमा, सीओपीडी और ब्रोंकियासिस में ज्यादातर देखने को मिलता है। जब पेशेंट को एयरवे डिजीज रहती है तो अगर उससे पूछा जाता है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो वो कहता है ऐसा लग रहा है कि मैं सांस किसी स्ट्रॉ या पाइप से ले रहा हूँ। लंग डिजीज में एयरवे डिजीजेस सबसे कॉमन और मोस्टली यही देखी जाती है। दूसरी लंग डिजीज है हमारी लंग टिश्यू डिजीज। जब भी किसी एक्सटर्नल फैक्टर या ट्रिगर के कारण हमारे लंग टिश्यूज में इन्फ्लेमेशन हो जाए या लंग टिश्यूज डैमेज होना स्टार्ट हो जाए, तो हमारे लंग्स फुल्ली एक्सपैंड नहीं कर पाते, यानी एयर पूरा एंटर नहीं कर पाते, जिससे हमारे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज प्रोसेस भी हैम्पर होने लगते हैं। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ एक बहुत ही कॉमन सिम्टम होता है लंग टिश्यू डिजीज का। उसी के साथ अगर कभी ये पूछा जाए पेशेंट से कि आपको कैसा फील होता है, अभी आपको सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो आप महसूस कैसा कर रहे हैं, तब पेशेंट ये बताता है कि उसे लगता है कि किसी ने उसको जकड़ के रखा है या उसने बहुत टाइट स्वेटर या वेस्ट पहना हुआ है। ये इसलिए होता है क्योंकि वहां के लंग टिश्यूज इन्फ्लेम हो चुके हैं और रेस्ट्रिक्ट हो चुकी है लंग टिश्यूज की एबिलिटीज, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होना मसल्स वहां पे बंद कर देते हैं। उसी के साथ उनके ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सचेंज प्रोसेस भी हैम्पर होने लगते हैं।
तीसरी टाइप की लंग डिजीज है लंग सर्कुलेशन डिजीज। हम जानते हैं हमारे बॉडी में सर्कुलेशन ब्लड वेसल्स के थ्रू होता है। अगर कभी लंग्स के ब्लड वेसल्स में क्लॉट हो जाए या इन्फ्लेमेशन हो जाए या किसी तरह का स्कार हो जाए, तब भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ पेशेंट को बहुत कॉमनली होती है। उसी के साथ ऑक्सीजन के इन करने और कार्बन डाइऑक्साइड के एक्सेल करने की एबिलिटी भी धीरे धीरे खत्म होने लगती है या इफेक्ट होने लगती है, क्योंकि ब्लड वेसल्स में इन्फ्लेमेशन हुआ है या क्लॉट हुआ है। इसलिए ये डिजीज हमारे हार्ट के फंक्शंस को भी अल्टर कर सकती है। एक बहुत ही कॉमन कंडीशन जिसे हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं, जिसमें ब्लड वेसल्स बहुत ही क्लॉग्ड हो जाती हैं क्योंकि वहाँ क्लॉटिंग या इन्फ्लेमेशन हुआ है। ऐसे केसेस में पेशेंट जब भी बहुत एक्सरसाइज करता है या कोई भी ऐसी एक्टिविटी करता है जिसमें उसको बहुत ब्रीदिंग की जरूरत है, तो वो ब्रीथ नहीं कर पाता और उसे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होने लगती है। लंग सर्कुलेशन डिजीजेस के पेशेंट्स को हमेशा फिजिकल एक्टिविटी बहुत ही लिमिटेड टाइम पीरियड और गैप के साथ करने के लिए एडवाइस की जाती है, और उन्हें यह भी एडवाइस किया जाता है कि वो डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग करने से उन्हें शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ से निजात मिल सकती है या उससे वो रिलीफ हो सकते हैं। अब देखते हैं कुछ और कॉमन लंग डिजीजेस के बारे में, स्पेसिफिक डिजीजेस के बारे में। अस्थमा, जिसे हम ब्रोंकियल अस्थमा से भी जानते हैं। ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। दूसरी कॉमन डिजीज है जिसमें लंग के कोई पर्टिकुलर पार्ट या पूरे पार्ट कोलैप्स हो जाए। ये कोलैप्स तब होते हैं अगर कोई एक्सटर्नल इंजरी हुई हो, किसी को चाकू लगा हो या कोई बुलेट लगी हो। ऐसे केसेस में लंग कैविटी से एयर लीक होने लगता है और लंग्स के फंक्शंस को अल्टर करने लगते हैं। तीसरी कॉमन डिजीज तब होती है जब स्वेलिंग हो जाए या इन्फ्लेमेशन हो जाए हमारे ब्रोंकियल ट्यूब्स में। जब भी कभी इन्फ्लेमेशन होता है तो ब्रोंकियल ट्यूब से एयर एक्सचेंज का फंक्शन अल्टर हो जाता है या हैम्पर होने लगता है। इस कंडीशन को ब्रोंकाइटिस कहते हैं। चौथी हमारी जो डिजीज है वो है सीओपीडी, यानी क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ये एक बहुत ही अम्ब्रेला टर्म है। इसके अंदर बहुत सारे डिजीजेज आते हैं, जिनमें लंग के इन्फ्लेमेशन या ऑब्स्ट्रक्शन के डिजीजेस, जिसमें ट्यूब्स पर्टिकुलर ट्यूब्स के डिजीजेस, या जिसमें और भी लंग या रेस्पिरेटरी सिम्टम्स एसोसिएटेड। लंग कैंसर, लंग कार्सिनोमा, जैसा हम जानते हैं कार्सिनोमा दो टाइप के होते हैं, बिनाइन एंड मैलिग्नेंट। बिनाइन एक छोटे एरिया में लिमिटेड रहता है और स्प्रेड नहीं होता, लेकिन अगर उसको ट्रीटमेंट नहीं कराया जाए तो वो मैलिग्नेंट में कन्वर्ट हो सकता है। मैलिग्नेंट जो कार्सिनोमा सेल्स होते हैं वो अपने आसपास के एरिया में स्प्रेड होते हैं। ठीक वैसे ही लंग कैंसर भी होता है। ये बिनाइन भी हो सकता है या मैलिग्नेंट भी हो सकता है। लंग कार्सिनोमा होना यानी कि वहां के टिश्यूज में कैंसर सेल्स प्रेजेंट होना। लंग कार्सिनोमा के ट्रीटमेंट में उस पर्टिकुलर सेक्शन में को या उस पर्टिकुलर लोब को डाइसेक्ट कर दिया जाता है या उस पर्टिकुलर लोब्स को कट करके निकाल दिया जाता है।
और ब्रीथिंग पेशेंट की जो होती है वो अल्टर होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बहुत ही कॉमन होती है। उसी के साथ साथ जो स्पूटम निकलता है, जो व्हाइट कलर का सब्सटेंस निकलता है जब हम गले में गार्गल करते हैं, तब उसका कलर चेंज हो जाता है, यानी या तो येलोइश हो जाएगा या ब्लैकिश हो सकता है या रेडिश हो सकता है। तो रेडिश स्पूटम का होना यानी कि उसमें ब्लड प्रेजेंट है, और ये एक सिम्टम है लंग कार्सिनोमा के। लंग इन्फेक्शन या निमोनिया। लंग इन्फेक्शन में हमेशा पेशेंट को बहुत एक्सेसिव शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है। ये शॉर्ट टाइम के लिए भी रहती है, लेकिन इसमें मोर्टेलिटी रेट भी हाई होता है। अगर निमोनिया स्प्रेड हो जाए या निमोनिया अनकंट्रोल्ड हो जाए तो वो बाइलेटरल यानी दोनों लंग्स में भी हो सकता है। जब भी निमोनिया पेशेंट्स का एक्सरे देखा जाता है तो उनके लंग्स के साइड में एक वाइट पैच प्रेजेंट हो जाता है, जिसे हम लंग कंसोलिडेशन कहते हैं। लंग कंसोलिडेशन देखने के लिए अगर एक्सरे किया गया है तो उसमें दो जिस पर्टिकुलर लोब में, जिस पर्टिकुलर हिस्से में कंसोलिडेशन दिख रहा है, तब उसे डिटेक्ट किया जाता है उस पर्टिकुलर लोब के निमोनिया से, जिसे लोबार निमोनिया या कई अलग तरीके के निमोनिया से डायग्नोस किया जा सकता है। पल्मोनरी एडेमा। अगर कभी लंग में एबनॉर्मल फ्लूइड जमा हो जाए या जिसके कारण लंग्स में चेस्ट एरिया थोरेसिक कैविटी में पेन हो, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो, बहुत ही डिस्कम्फर्ट हो पेशेंट को, टाइट टाइट लगे कि ऐसा लग रहा है कोई मुझे जकड़ रहा है आगे से भी और पीछे से भी, तब ये कहा जाता है और बायोप्सी टेस्ट किया जाता है, एक्सरे निकाले जाते हैं, लंग कंसोलिडेशन देखा जाता है, स्पूटम टेस्ट किया जाता है, और फिर वहां से हम ये डिटेक्ट कर पाते हैं कि एबनॉर्मल फ्लूइड जमा हुआ है या नहीं। अगर एबनॉर्मल फ्लूइड जमा हुआ है तो उसे सर्जिकल प्रोसेस या अदर इंटरवेंशंस को यूज कर करके हम उसे निकाल सकते हैं। पल्मोनरी एम्बुलस। पल्मोनरी एम्बुलस मतलब कि हमारी जो लंग में आर्टरीज है, उन आर्टरीज में ब्लॉक हो जाना या किसी एम्बोलाई का फॉर्म हो जाना। एम्बोलाई तब होता है अगर वहाँ के एयर सैक्स जो है वो डैमेज हो रहे हैं और कोई फॉरेन बॉडी के कारण वहाँ अननेसेसरी स्पेस क्रिएट हो रहा है, तब हम कहते हैं कि वहाँ एम्बोलाई फॉर्म होना स्टार्ट हो गया। कुछ पैचेस फॉर्म हो जाते हैं जिसमें हमें एक्सरे में भी देखने को मिल जाता है। ऐसे लोगों को भी शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या ब्रीदिंग डिफिकल्टी बहुत ही कॉमनली देखी जाती है। अब स्पेसिफिकली बात करते हैं ब्रोंकियल अस्थमा के बारे में। ब्रोंकियल अस्थमा एक क्रोनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसमें हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट बहुत ही नैरो हो जाते हैं, उनमें हाइपर एक्टिविटी होने लगती है या नैरोइंग के कारण उनमें रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होने लगता है। इसके कारण पेशेंट जब भी सांस लेता है तो ऐसा लगता है कोई सीटी बज रही या विसल बज रहा है, उसके ब्रीदिंग से आवाज आती है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बहुत ही कॉमन है, किसी भी लंग डिजीज के बारे में हम बात करेंगे, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ बहुत ही कॉमन साइन एंड सिम्टम। फिर चेस्ट टाइटनेस, क्योंकि वहां रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, एयरवेज ऑब्स्ट्रक्ट हो रहे हैं, एयर का एक्सचेंज यानी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पा रहा, इसलिए एयर वहां ट्रैप होने लगते हैं, तब हमें वहां टाइटनेस फील होने लगती है। और क्योंकि हमें वहां टाइटनेस फील होती है तो हमें ऐसा लगता है कि हम खांसी करें या कफ करें तो हमारे को वहां से रिलीफ मिलेगी।
इसलिए ब्रोंकियल अस्थमा के पेशेंट्स में कफिंग भी एक साइन एंड सिम्टम देखा जाता है। अब ये ब्रोंकियल अस्थमा में एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन होता कैसे? जब भी कभी कोई ट्रिगर होता है एयरवे या कोई एलर्जिक रिएक्शन होते हैं एयरवेज में, तब वहां के जो सेल्स हैं उनमें हाइपरट्रॉफी होने लगती है या हाइपरप्लेजिया होने लगता है वहां के मसल्स में, जिनके कारण वहां के जो एपिथेलियल मेम्ब्रेन है उनकी थिकनिंग होने लगती है और एडिमा होने लगता है। किसी भी यूसिनोफिलिक इन्फिल्ट्रेशन यानी कि एलर्जिक इन्फिल्ट्रेशन के कारण जो ब्रोंकियल म्यूकस ग्लैंड्स होते हैं उनके सेल्स इंक्रीज होने लगते हैं, जिसे हम हाइपरप्लेजिया कहते हैं। हाइपरप्लेजिया मतलब होता है कि इंक्रीज इन द साइज ऑफ सेल, या इन हाइपरट्रॉफी में साइज बड़ा हो जाता है, बट सॉरी हाइपरप्लेजिया में जो सेल्स के नंबर होते हैं वो बढ़ने लगते हैं। जैसा कि म्यूकस ग्लैंड्स बढ़ रहे हैं या बढ़ने लगते हैं, तब वहां पे म्यूकस का सिक्रेशन ज्यादा होने लगता है, जिससे वहां की लोकल आर्टरी और लोकल ब्रोंकाई, लोकल एयरवे ट्यूब जो है वो क्लॉग्ड होने लगती है, जिससे एयरवे हमारे ऑब्स्ट्रक्ट होने लगते हैं और एयर का सही एक्सचेंज नहीं हो पाता। अस्थमा जब भी होता है किसी पेशेंट को, तो वो बेसिकली 3 सेल्स से रिलेटेड होता है: मास्ट सेल, यूसिनोफिल सेल एंड टी लिम्फोसाइट सेल। मास्ट सेल हमारे एलर्जी कॉजिंग सेल्स होते हैं जो हिस्टामिन नाम का केमिकल रिलीज करते हैं। हिस्टामिन जब भी रिलीज होता है तो हमारे नेजल कैविटी में कंजेशन होने लगता है या वॉट ड्रिपिंग होने लगती है, जैसा हमें कोल्ड एंड कफ में होता है। इसके कारण वहाँ के जो एयरवेज हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने लगते हैं, वो उनके बीच के स्पेस कम होने लगता है और स्किन में हमें ईचिंग फील होती है। इसीलिए कभी भी किसी को एलर्जी होती है तो उसे एंटी हिस्टामिन ड्रग दिया जाता है। यूसिनोफिल्स एक वाइट टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल्स है जो एलर्जिक डिजीज से रिलेटेड रहते हैं। जब भी हम सीबीसी करवाते हैं तो उसमें एक फैक्टर होता है, कंपोनेंट होता है ईएसआर। अगर किसी को एलर्जिक डिजीज है तो ईएसआर हमारा इंक्रीज मिलता है, या एलर्जी रिसेंट हुई है, एलर्जी से गुजर रहा है पेशेंट, तो ईएसआर हमारा हाई मिलता है। टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स भी व्हाइट ब्लड सेल्स के टाइप है और एलर्जी एंड इन्फ्लेमेशन से एसोसिएटेड रहते हैं। जब भी टी लिम्फोसाइट सेल्स बढ़ जाते हैं तो इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी में बढ़ जाता है। इन तीनों सेल्स को मिला के हमारे जो अस्थमा की कंडीशंस है, जब इन तीनों सेल्स एक साथ अपने एबनॉर्मेलिटी में आ जाते हैं तो हमारे अस्थमा की कंडीशंस और वर्स्ट हो जाती है और इन्हीं के कारण जो हमारे एयरवे है उनमें हाइपर रेस्पॉन्सिवनेस, वो बहुत जल्दी और बहुत ज्यादा रेस्पॉन्स कर देने लगते हैं, बहुत हाइपर रेस्पॉन्स कर रहे हैं, इसलिए वहां के एयर फ्लो में लिमिटेशन होने लगते हैं क्योंकि एयरवेज ऑब्स्ट्रक्ट हो रहे हैं। और एयरवेज ऑब्स्ट्रक्ट हो रहे हैं इसलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम जैसे कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना, व्हीजिंग होना, चेस्ट में टाइटनेस होना, ये सब कॉमनली देखा जाता है। अगर ये सिम्टम्स सही टाइम पे ट्रीट नहीं किए गए या इनको एड्रेस नहीं किया गया तो ये क्रोनिक डिजीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। कई बार इन्फ्लेमेशन
के कारण हमारे चेस्ट में भी टाइटनेस फील होती है और ब्रेथलेसनेस फील होती है, जिसे हम नॉक्टर्नल अस्थमा तब कहते हैं अगर ये सिम्टम्स हमारे नाइट में यानी रात में ज्यादा हो जाए और अर्ली मॉर्निंग यानी भोर के समय ज्यादा हो जाए। तब ये सिम्टम्स अगर हमें प्रेजेंट है तो हम इन्हें कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर पेशेंट नॉक्टर्नल अस्थमा का पेशेंट है। जैसा हमने पिछले कुछ स्लाइड्स में बात किया कि एयरवेज ऑब्स्ट्रक्ट होते हैं, उनमें स्पेस कम हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाते हैं, उनमें नैरोइंग हो जाती है, जिसके कारण एयरवेज का एक्सचेंज इफेक्ट होता है। सही एक्सचेंज यानी ऑक्सीजन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पाता, जिसके कारण पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होती है, टाइटनेस फील होता है, ब्रीदिंग लेते समय, सांस लेते समय विसल जैसी आवाज आती है। ये सब हम इस पिक्चर में समझ सकते हैं। सबसे पहले हमारी जो एयरवे ट्रैक है वो बहुत ही नॉर्मल है। हमारे एल्वियोलाइज एकदम इंटैक्ट है। हमारी मसल्स जो स्मूथ मसल्स है, जिनमें कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की एबिलिटी होती है, वो एकदम रिलैक्स्ड है। लेकिन दूसरा हम एयरवे अगर देखें जिसमें अस्थमा पेशेंट को हो चुका है, तो हमारे एयरवेज जो है वो नैरो होना शुरू हो गए, यानी उनमें स्पेस कम होना शुरू हो गया, उनमें कॉन्स्ट्रिक्शन होना शुरू हो गया, यानी कि वो पेशेंट शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ फील करना स्टार्ट कर चुका है। कोई भी फिजिकल एक्टिविटी ऐसे पेशेंट करते हैं जिससे बॉडी में एक्सर्शन होता है, तब उनको बहुत डिफिकल्ट हो जाता है ब्रीदिंग करना। वहीं अगर हम तीसरे पिक्चर में देखें तो हमारे एयरवे ट्रैक्स के जो वॉल है वो उनमें इन्फ्लेमेशन हो चुका है, उनमें थिकनेस आ चुकी है और जो हमारे एयरवे ट्रैक्स ओपनिंग है वो एकदम कॉन्स्ट्रिक्ट हो गए हैं, बहुत ही कम स्पेस बचा है जिससे एयरवेज एक्सचेंज हो जाए। वहीं हमारे स्मूथ मसल्स एकदम टाइट हो चुके हैं जो कि रिलैक्स होने चाहिए। ये तब होता है अगर किसी को अस्थमा का पर्टिकुलर टाइम में अटैक आया है। अगर अटैक आया है तो उस समय उसके जो ब्रोंक्यूल्स है वो बहुत ही कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाते हैं और एयरवे जो हमारे हैं वो बहुत ही नैरो हो जाते हैं, हमारी स्मूथ मसल्स टाइट हो जाती है और हमारा एयर एक्सचेंज जो कि एल्वियोलाई में होता है ब्लड के साथ, वो नहीं हो पाता क्योंकि एयर ट्रैप्ड हो जाती है। ऐसा कभी अगर किसी पेशेंट को होता है तो उस समय उस पर्टिकुलर अटैक के ड्यूरेशन में ब्रोंको डायलेटर्स दिए जाते हैं ताकि ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स जितने भी सब डायलेट हो सके और डायलेट होने के बाद एयरवे एक्सचेंज पॉसिबल हो सके। एयरवे एक्सचेंज जैसे ही पॉसिबल या स्टार्ट होने लगता है, पेशेंट बहुत ही रिलीफ फील करता है और पेशेंट को ये लगता है कि अब मुझे अच्छा लग रहा है। जो चेस्ट की टाइटनेस उसको उस वक्त फील होती है उससे भी उसे थोड़ा रिलीफ मिल जाता है। इसलिए अस्थमा के पेशेंट्स को हमेशा ये एडवाइस किया जाता है कि आप अपने साथ अपना पंप यानी नेजल पंप साथ में रखें। अगर कभी आपको ऐसा फील होता है तो आप उनको प्रेस करके ब्रोंको डायलेटर्स को अपने लंग्स तक पहुंचा सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरा फिजियो द्वारा दिया गया ब्रोंकियल अस्थमा पर ये सेशन आपको पसंद आया होगा और आपको हेल्दी रहने में मदद करेगा। इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।